वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एचटेट हरियाणा का जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर हम स्टार्ट किया हुआ था हमें, आज उसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस थे ना, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज वो क्या है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, द स्टेटमेंट इज कॉल्ड। कि सप्लाई जो है वो अपने आप ही क्या कर लेती है, डिमांड को क्रिएट कर लेती है। तो जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लॉ ऑफ डिमांड, सेकंड ऑप्शन है लॉ ऑफ मार्केट, थर्ड ऑप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉ ऑफ प्राइस। अब हमें पता है कि सप्लाई जो है डिमांड को क्रिएट करती है। ये जो लॉ था ये सेल ने दिया था, ठीक है, जो कि क्या थे, एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। और इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मार्केट कहते हैं। जब हम इसे लॉ ऑफ मार्केट कहते हैं तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे आंसर हमारे रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड नेशन HPI स्टैंड फॉर। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन बोला गया है HPI जो है किसके लिए स्टैंड करता है। हमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो दिया गया है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के लिए, सेकंड ऑप्शन है ह्यूमन प्रोस्पेरिटी इंडेक्स, थर्ड ऑप्शन में बोला हुआ है ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिकेटर एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला हुआ है हंगर एंड पॉवर्टी इंडिकेटर। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग HPI जो है वो स्टैंड करता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या हो रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई हम उतनी नहीं बढ़ा पाते, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, प्राइजेस जो है हमारा वो इंक्रीज कर जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा जो एक रीज़न है जो किसका है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ है डिक्रीज इन प्रोडक्शन। बोला गया है कि हम अपने प्रोडक्शन को अगर क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अगर हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो ये किसको अफेक्ट करेगा, ये सप्लाई को अफेक्ट करेगा, ना कि डिमांड को। सेकंड जो ऑप्शन हमें बोला हुआ है इंक्रीज इन कॉस्ट, कि जो हमारी कॉस्ट है ना वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग जब हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तब फिर क्या होगा, हमारी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन में बोला हुआ है हाई टैक्सेशन। गवर्नमेंट देखो टैक्स किस पे लगाती है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है गुड्स पर और सर्विसेज पर, ठीक है, गवर्नमेंट इन्हीं चीज़ों पर टैक्स लगाती है। अब ये जो चीज़ें हैं पहले किस पे अफेक्ट होता है, सप्लायर पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी क्या करेगा, हाई टैक्सेशन होने की वजह से जो सप्लाई है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या कहता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही किसी भी इकोनॉमी में क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जनसंख्या बढ़ जाती है, तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, वो बढ़ी हुई पॉपुलेशन गुड्स और सर्विसेज की क्या करती है, डिमांड करती है। अगर हमारी इकोनॉमी में उस समय उतनी सप्लाई नहीं होती तो उसकी वजह से क्या होता है, प्राइजेज इंक्रीज हो जाएंगे, और जब प्राइजेज इंक्रीज हो जाएंगे उसी को हम बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है, एक हाइपोथेटिकल हमें इकोनॉमी दी हुई है, ठीक है, हमें एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी दी हुई है जिसमें बोला हुआ है कि हमारे पास नेशनल प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस पर 575 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स हमें दिए हुए है 125 करोड़, और जो सब्सिडीज होती है ना वो हमें दी हुई है 40 करोड़। और हमें बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है किसका, नेशनल इनकम का। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल क्या करना है, एक फॉर्मूला जो है वो पुट करना है। अब हमसे नेशनल इनकम पूछी हुई है, ठीक है, नेशनल इनकम जो है हमसे पूछी हुई है, और किस पे पूछी हुई है, हमसे फैक्टर कॉस्ट पे पूछी हुई है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है NNP, मार्केट प्राइस पर हमें दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, टैक्स जो है उसको हम माइनस कर देंगे, और जो हमें सब्सिडीज दी हुई हैं उनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर जो है वो आ जाएगा। अब देखो हम इसे सोल्व करते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, नेशनल इनकम दी हुई है ना किस पे, मार्केट प्राइस पर, कितनी,
575 करोड़ हमें दी हुई है। अब हमने क्या कहा था, हम इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 0, 5 और 450 करोड़ आ गया। उसके बाद हमने क्या किया था कि फैक्टर कॉस्ट के लिए हम सब्सिडीज क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सब्सिडी कितनी है, 40 करोड़ की। जब मैंने इसके अंदर 40 करोड़ ऐड किया तो क्या आ गया हमारा, 490 करोड़ जो है वो क्या आ गया, नेशनल इनकम जो है हमारी आ गई। तो अब देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में 490 करोड़ है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, सिंपली जो हाइपोथेटिकल मार्केट में नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने का फैक्टर कॉस्ट पर फॉर्मूला है उसको हमने अप्लाई किया है बस। अगला क्वेश्चन देखिए, द एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर इन इंडिया इज, कि जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ना अप्रैल टू मार्च, उसी तरह से एग्रीकल्चर का जो क्रॉप ईयर है इंडिया में वो कौन सा है। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रॉम जुलाई टू जून, सेकंड ऑप्शन है जनवरी टू दिसंबर, थर्ड ऑप्शन है मार्च टू फरवरी एंड फोर्थ ऑप्शन है अप्रैल टू मार्च। अब देखो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जुलाई से लेकर जून तक हमारा एग्रीकल्चर का क्रॉप ईयर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। हमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, इनकम एंड वेज। अब हमें पता है इनकम कहीं से भी आती है, वेजेस जो होते हैं उसको हम नेशनल इनकम में हमेशा इंक्लूड करते हैं। रेंट और प्रॉफिट इसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल होती है हमारे पास उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो बचा क्या हमारे पास, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, जैसे कि किसी को स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है, किसी को जैसे कि एक गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट से गिफ्ट्स वगैरह मिल गए, जो ट्रांसफर इनकम होती है तो वो जो होती है हम नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इविल ऑफ डेफिशिएट फाइनेंसिंग, ठीक है। अब क्या है, अगर हम क्या करते हैं, डेफिशिएट फाइनेंसिंग करते हैं कि हम गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी इनकम से ज़्यादा क्या कर रही है, खर्च कर रही है, या फाइनेंसिंग किसी तरह से जैसे नोट छापना या कुछ भी करके अपनी इनकम से ज़्यादा वो एक्सपेंडिचर कर रही है। तो वो कहता है कि अगर डेफिशिएट फाइनेंसिंग होती है कि इनकम से ज़्यादा बहुत खर्च हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट अपनी इनकम से बहुत ज़्यादा खर्च कर देती है तो क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ है कि बूस्ट हो जाएगा इन्फ्लेशन, सेकंड ऑप्शन है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, थर्ड ऑप्शन है मॉनेटरी इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन हमें दिया हुआ है ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। अब देखिए, जब गवर्नमेंट किसी की भी इनकम बहुत ज़्यादा हो और लेकिन जब क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करती है, अपनी इनकम से बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर देती है, तो इसका मतलब क्या है, उस समय क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो डेफिशिएट फाइनेंसिंग, घाटे का भी बजट है आपका और फिर भी आप फाइनेंस कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आपकी जो क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि डेफिशिएट फाइनेंसिंग में ज़्यादातर गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापने की कोशिश करती है, और जितने ज़्यादा नोट छपते हैं उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द रोंग। अब हमें क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूले दिए हुए हैं। अब इनमें से हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो रोंग है। फर्स्ट है हमारे पास K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब हमें पता है मल्टीप्लायर का ये तो फॉर्मूला होता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितने गुना चेंज होता है, यही तो हमारा मल्टीप्लायर बताता है। जैसे कि 5% अगर हमने मान लो इन्वेस्टमेंट में चेंज किया या इंक्रीज किया, अगर हमारी इनकम 25% बढ़ जाती है तो हमें पता लग जाता है ना मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, 5 आ गई। तो ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है हमारा, राइट है। और जब हम क्या करते हैं, जब हम मल्टीप्लायर निकालते हैं तो एक फॉर्मूला ये भी होता है 1 - 1 - MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से भी आप क्या निकाल सकते हो, आप मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा क्या है, राइट है। अब देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या बोला हुआ है, ऑप्शन नंबर में थर्ड में बोला हुआ है K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला है ये भी सही है कि 1 अपॉन MPS भी किसके बराबर होता है, हमारा मल्टीप्लायर के बराबर होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 है ये वाला हमारा कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ये हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, और जो फोर्थ ऑप्शन है वही हमारा क्या है, आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा है कि इनमें से क्या चीज़ जो है वो रॉन्ग है।
अगला क्वेश्चन बोला हुआ है हमें, व्हाट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव टू द ओरिजिन। हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, अगर वो क्या करता है, कनकेव है ओरिजिन से, तो ये पूछा है हमसे कि वो उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी। हमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं कि लो कनकेव। पहली बात तो दो तरह के हमारे कर्व होते हैं, कन्वेक्स होता है, एक होता है कनकेव। देखो कनकेव वाले की शेप जो है इस तरह से होती है, ठीक है, और जो कन्वेक्स होता है ना ओरिजिन से, वो इस तरह से होता है, ठीक है। अब हमें बोला हुआ है व्हाट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव टू द ओरिजिन। अब हमें पता है ये इंक्रीजिंग चीज़ को शो करेगा। देखो जैसे कि प्रोडक्शन करने पर हर एडिशनल यूनिट के लिए आपको एडिशनल जो है जो सेक्रीफाइस है वो एडिशनल करना पड़ेगा। अब ये हमारा क्या शो करेगा, लो ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, लो ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, या लो ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। हमसे ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए, या लो ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब हमें बोला हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब जब हमारा ओरिजिन से क्या होता है, कनकेव होता है। अभी हमने डायग्राम बनाया, ओरिजिन से हमारा क्या है, कनकेव है। तो अगर हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ओरिजिन से कनकेव है, तो वो हमारा हमेशा शो करेगा लो ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारा बोला होता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, कन्वेक्स है, तो हमारा हो जाता लो ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट हो जाता, क्योंकि एडिशनल प्रोडक्ट के लिए आपकी कॉस्ट क्या करेगी, फिर डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए हमें क्या बोला हुआ है, वट विल बी द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व फॉर सब्सिट्यूट गुड। अब सब्सिट्यूट गुड्स क्या होती है, सब्सिट्यूट गुड्स की अगर एक गुड्स आपको नहीं मिल रही तो आप दूसरी यूज कर लेते हो। जैसे कि मान लो आपको मार्केट में गए, आप एक साबुन लेने गए, आप डव साबुन लेने गए मार्केट में, मान लो उस शॉप पे वो साबुन नहीं था, तो आपने क्या किया, अगर आपको डव नहीं मिला तो आपने लक्स ले लिया। तो क्या है कि ऐसी गुड्स जिनका आपके पास सब्सिट्यूट क्या है, अवेलेबल है। अब ये बोला गया है कि जिन गुड्स का आपके पास सब्सिट्यूट अवेलेबल है तो उनकी शेप कैसी होती है, उनकी शेप हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव स्लोप होती है। क्योंकि क्या है, अगर आपको एक नहीं मिल रही तो आप दूसरी यूज़ कर लेते हो। जैसे अगर मैं लक्स लूँ और यहाँ डव लूँ, तो फिर क्या होगा, देखो अगर आपको डव नहीं मिलेगी तो आप लक्स ले लोगे, तो फिर क्या होगा, अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, दूसरे की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो स्लोप होता है सब्सिट्यूट गुड्स का वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव स्लोप होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, या नेगेटिव स्लोप राइट आंसर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वार्टाइल है वो किसके इक्वल होता है। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है मीडियन, फिर अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड परसेंटाइल, फिर अगला ऑप्शन है फोर्थ परसेंटाइल, एंड अगला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है क्वार्टाइल डेविएशन। अब देखिए, जो हमारा अगर हम क्या करते हैं, सेकंड क्वार्टाइल बनाते हैं, सेकंड क्वार्टाइल क्या करता है, हाफ डाटा जो है अपने अंदर लेके आता है। देखो अगर हम ऐसे वो बनाते हैं ना, तो क्या होता है, सेकंड क्वार्टाइल के अंदर 50% डाटा जो है आता है। तो 50% क्या होता है, किसी भी डाटा का अगर आपके पास 50% है तो मिड वैल्यू आपकी निकल गई, तो आपका हमेशा क्या होगा, सेकंड क्वार्टाइल मीडियन के इक्वल होगा। अगर आपका पूरे डाटा में से 50% डाटा किसी के अंदर आता है, किसके इक्वल होता है, तो वो क्या होता है, वो मीडियन होता है, क्योंकि मीडियन हमेशा मिड वैल्यू को शो करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मीडियन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें क्या क्या दिया हुआ है, विच इज नॉट अ फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि इनमें से क्या है जो कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ते, ठीक है, नहीं उसके अंदर आता। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सेकंड ऑप्शन है कमोडिटी प्राइसिंग, थर्ड ऑप्शन है फैक्टर प्राइसिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन है थ्योरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब आप देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ते हो, आप कमोडिटी का कैसे प्राइस डिसाइड होता है ये भी हम पढ़ते हैं, फैक्टर्स प्राइसिंग को भी हम पढ़ते हैं, कि जो फैक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट उनका प्राइस हम कैसे डिसाइड करते हैं अलग अलग मार्केट के अंदर, और कैसे हम इकोनॉमिक वेलफेयर को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। पीगू वाले जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो भी सारे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। अब बचा क्या है हमारे पास, ये तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा आपको पता है केन्स ने दिया है। जब इसको दिया ही केन्स ने है, तो केन्स ने तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा काम किया ना, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, विच इज़ नॉट अ फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि वेयर वेयर वॉज द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश बाय पीसी महानूबीज, ठीक है, इन कि कहाँ पर इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिस इंस्टीट्यूट जो है स्टैब्लिश किया है, किसके द्वारा, पीसी महानूबीज द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कलकत्ता के अंदर उनका ऑफिस है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अब बोला हुआ है द पीरियड ऑफ प्लानिंग हॉलीडे इज, कि जब क्या हुआ था, हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था, जो हमने उसमें ऑब्जेक्टिव लिए थे वो पूरी तरह से फेल हो गए थे, तो अब हमने क्या किया था, हमने ये सोचा था कि अब हम जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। अब ये बोला हुआ है जो पीरियड है प्लानिंग हॉलीडे का वो कब से कब तक है, वो 1966 से 1969 तक का टाइम पीरियड क्या है, वो प्लान हॉलीडे का टाइम पीरियड है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बोला हुआ है फॉर विच गुड्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, कि कौन सी ऐसी गुड्स होती हैं जिनके लिए हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है कि आपकी इनकम में जरा सा चेंज होने से, अगर मान लो यहाँ पर मैं क्वांटिटी लूँ और एक तरफ इनकम लूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ बोला हुआ है कि आपकी इनकम में ज़रा सा चेंज होने से डिमांड में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो वो कौन सी गुड्स होती हैं जिनमें इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, वो होती है लग्जरी गुड्स, क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, बेसिक गुड्स में होती है। तो हमसे क्या पूछा है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सी गुड्स ऐसी होती हैं जिनमें हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है, वो होती हैं लग्जरी गुड्स। अगर ज़रा सी इनकम चेंज हुई तो हमारी डिमांड में बहुत मेजर चेंज आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, रॉन्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर इनमें से कौन सा सोर्स जो है मेजर सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है न्यूक्लियर पावर, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रो पावर, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है हमें सोलर पावर एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है हमें थर्मल पावर। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो थर्मल पावर्स जो है से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रो, सोलर, न्यूक्लियर, उनका परसेंटेज जो है थर्मल के कंपैरिजन में क्या है, वो कम है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन, द प्राइम मिनिस्टर जो है ने लॉन्च किया है स्वच्छ भारत मिशन ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, कि जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन जो है लॉन्च किया, आपको पता है 2014 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, उस समय पूछा गया है हमसे महात्मा गांधी की कौन सी जो बर्थ एनिवर्सरी थी। उस समय महात्मा गांधी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी 145 थी, 145th जो बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की, उस टाइम 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो लॉन्च किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बोला गया है अगले क्वेश्चन में अनएम्प्लॉयमेंट डाटा इज कलेक्टेड बाय एनएसएसओ आफ्टर, कि एनएसएसओ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनएसएसओ जो है कितने टाइम पीरियड बाद, कितने टाइम के बाद जो है डाटा कलेक्ट करती है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनएसएसओ जो है हमेशा 5 ईयर के बाद क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जो है वो पब्लिश करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, कि अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कलेक्ट किया जाता है एनएसएसओ के द्वारा आफ्टर 5 ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी इज अ, रिलेटिव जो पॉवर्टी है, रिलेटिव मतलब आप किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो ये कहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये कहता है कि मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट, कि किसी एक पर्सन को कितनी मिनिमम कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, ये हमेशा एब्सोल्यूट में जाएगा। ये दिखाता है मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट जो है ये हमेशा दिखाता है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि रिलेटिव क्या है, आप किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। तो सेकंड ऑप्शन देखिए, डिस्पैरिटी बिटवीन डिफरेंट इनकम क्लास, कि अलग अलग इनकम क्लास के लोग हैं, उनकी अलग अलग इनकम है और उसमें क्या है, डिस्पैरिटी है। हमेशा रिलेटिव का कॉन्सेप्ट किसी के साथ कंपैरिजन से होता है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा।
मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को दिखाता है। पर कैपिटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो पॉवर्टी को जो है वो भी इंडिविजुअल पॉवर्टी को दिखाता है। और बिलो पॉवर्टी लाइन एक अलग कॉन्सेप्ट है कि कितने लोग जो है पॉवर्टी के नीचे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है जो हमें दिखा रहा है कि डिस्पैरिटी, कितना डिफरेंस है, कितनी अंतर है किसके बीच में, डिफरेंट इनकम क्लास के बीच में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है क्लासिकल की, अब वो बोला गया है कि वो एक डायनेमिक थ्योरी है या एक स्टैटिक थ्योरी है या एक कंपैरेटिव थ्योरी है, या फिर सारे के सारे ऑप्शन जो है हमारे वो रॉन्ग है। आप देखिए ये क्या है, एक स्टैटिक थ्योरी है। क्यों? क्योंकि हम इसमें बोलते हैं मनी सप्लाई जो है इज इक्वल होती है पीटी, एमवी इज इक्वल टू पीटी। और जिसमें हम मनी सप्लाई को जो है प्राइस के साथ रिलेट करते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे मनी की सप्लाई बढ़ेगी, बाकी सारे वेरिएबल हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये कैसी थ्योरी है, एक स्टैटिक थ्योरी है, क्योंकि दो ही वेरिएबल को लेकर चलती है, बाकी सभी वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेती है। और ये कहती है कि मनी सप्लाई और प्राइसेस में डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है होता है, इसलिए इस थ्योरी को स्टैटिक माना गया है। क्योंकि इसमें बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मनी की डिमांड या सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, उसको देखा ही नहीं गया है। तो ये कौन सी थ्योरी हुई, इसीलिए इस रीज़न की वजह से ये स्टैटिक थ्योरी हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द केन्ज, कि केन्ज ने बोला है इन्वेस्टर वुड प्रेफर टू होल्ड करेंसी ओवर बॉन्ड, कि लोग क्या कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर है वो अपने पास करेंसी रखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बॉन्ड के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग इन्वेस्ट करने की बजाय अपने पास करेंसी को रखना पसंद करते हैं? वो कब सिचुएशन आती है? बोला हुआ है हमें फर्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ है कि जब बॉन्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं तब लोग ऐसा करते हैं इन्वेस्टर, या इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज हो जाती है तब वो ऐसा करते हैं, इंटरेस्ट रेट विल डिक्रीज हो जाती है, या इंटरेस्ट रेट विल रिमेन कांस्टेंट। अब हमें पता है कि लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कब करते हैं? जब उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलती है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलती है तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलती है तो वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। हम मानते हैं ना कि जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा उतना कम वो डिमांड फॉर मनी जो है वो करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन्वेस्टर जो है कब जो है प्रेफरेंस दिखाते हैं कि वो अपने पास पैसे को रखते हैं। अब उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मार्केट में क्या मिल रही है, कम मिल रही है, इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनके पास क्या होना चाहिए, कैश में होना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो वैसे भी इसके डायग्राम में हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी में क्या है, अपोजिट रिलेशनशिप है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी कम डिमांड होगी मनी की अपने पास कैश में रखने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होता है उतनी ज़्यादा डिमांड वो करते हैं कि हमें अपना पैसा कैश में रखना है। तो इस सिचुएशन में देखो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की कम हो गई है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई है तभी तो उन्होंने डिमांड करी है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा करेंसी में रखने के लिए। तो यहाँ पर इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डाटा ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। मतलब क्या जो है डाटा ऑफ नेशनल इनकम जो इंडिया के अंदर कलेक्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम अकाउंट, नेशनल इनकम स्ट्रक्चर, नेशनल डाटा, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। तो जो व्हाट इज द डाटा ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया उसको बोला जाता है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमसे बोला है विच इज नॉट अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। अब आपको पता है मनी के दो फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और होता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन होता है जैसे एक्सचेंज का काम करना, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो चीज़ें, और बाकी जितने भी फंक्शन होते हैं वो सेकेंडरी के अंदर आते हैं। अब हमसे पूछा है कि कौन सा फंक्शन जो है सेकेंडरी नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा फंक्शन जो है सेकेंडरी नहीं है। हमसे बोला हुआ है स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, कि एक आप पेमेंट जो है वो फ्यूचर में करोगे, स्टैंडर्ड एक डेफर्ड पेमेंट, ये क्या आता है, सेकेंडरी में आता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू कि आप क्या कर रहे हो, पैसे को अपने पास स्टोर करके रख रहे हो, ये भी क्या है, एक सेकेंडरी फंक्शन है।
ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, आप वैल्यू को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, तो ये भी हमारा एक सेकेंडरी फंक्शन है। लेकिन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आपको पता है मनी का सबसे पहला ही काम यही होता है कि हमें क्या करना होता है, अपने पैसे को गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये तो हमेशा से ही क्या एक प्राइमरी फंक्शन है, बाकी सारे फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन आते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन इंडस्ट्री, कि जो अंग्रेज जो थे ना, उन्होंने जो पॉलिसीज अपनाई उसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज में क्या रिजल्ट आया। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें बोला हुआ है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर होगी, या रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो हो गया, या फिर डेवलपमेंट हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। देखो, जब इंडिया के अंदर क्या हुआ था, ब्रिटिश आए थे, तो उनके आने की वजह से, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया की जो इंडस्ट्री थी पहले सेंट्रलाइज थी, तो वो उनका क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज, कि किसी एक के पास जो है पावर नहीं रही, अलग अलग हिस्सों में उन्होंने पावर्स को बांट दिया था। तो यहाँ पर कि क्या रिजल्ट निकला ब्रिटिश पॉलिसी का इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। बाकी सारे आंसर जो है वो रोंग है, कि डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर डिक्लाइन होना ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी नहीं हुई थी, और ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर काफ़ी फोकस किया था। तो सबसे जो बेसिक जो मेन काम वहाँ पर हुआ था कि क्या हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उस टाइम पर हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द वर्किंग ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इट इज़ नेसेसरी डेट, कि अगर आप चाहते हो, क्वेश्चन हमने पूछा है कि अगर आप ये चाहते हो कि लॉ ऑफ क्या अप्लाई हो, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे ही आप क्या कर रहे हो, एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो ना, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है, यही है ना डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब बोला गया है उसके लिए इनमें से क्या चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी वैसे कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो आपको क्या करना है, अगर टोटल यूटिलिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग, अगर क्या होगा, हमेशा टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करती है। अब हमें पता है जब टोटल यूटिलिटी, आप ऊपर क्या करो, टोटल यूटिलिटी का भी डायग्राम बना लो, ठीक है। अब हमने क्या किया, टोटल यूटिलिटी का भी डायग्राम बना दिया। अब आपको पता है इस पॉइंट के बाद टोटल यूटिलिटी क्या करने लग जाती है, डिक्रीज करने लग जाती है। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लग जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी तो नेगेटिव में चली जाती है। लेकिन ये बोला हुआ है हमें क्वेश्चन में कि मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं होगा। अगला है कि टोटल यूटिलिटी अगर इंक्रीज करेगी, हमेशा इंक्रीज करेगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है जरूरी थोड़ी ना वो डिक्रीज ही करती रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम क्या चाहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या करे, डिक्रीज ही करे, उसके लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन है कि टोटल यूटिलिटी ग्रो तो करनी चाहिए, पर कैसे रेट से ग्रो करनी चाहिए, वो डिक्रीजिंग रेट से अगर वो ग्रो करेगी टोटल यूटिलिटी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करती रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो नेसेसरी जो है राइट है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रोंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज मोस्ट सुटेबल, कि आपको अलग अलग सिचुएशन दी हुई हैं, उनमें से कौन सी सिचुएशन के अंदर आप रैंक कोरिलेशन को यूज़ करोगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैंक कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, हम वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। हम जैसे क्वालिटी हो गया किसी चीज़ की, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव डाटा के लिए हम रैंक कोरिलेशन जो है वो यूज़ करते हैं, और क्वान्टिटेटिव के लिए तो हम नहीं उसको यूज़ करते। तो अब हम ये देखते हैं कि इनमें से क्वालिटेटिव डाटा जो है वो कौन सा है, ठीक है। अब आप देखिए, अब हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑब्टेन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, लेंथ, वेट। आप देखिए लेंथ भी मेज़र किया जा सकता है और वेट भी मेज़र किया जा सकता है, और मार्क्स जो है उसका भी मेजरमेंट पॉसिबल है। तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट एक क्वालिटेटिव डाटा है, तो क्वालिटेटिव डाटा के अंदर जब हम रैंक कोरिलेशन लगाएंगे तब जो है हमें रिजल्ट निकल आएंगे। तो रैंक कोरिलेशन हमें पता है हमेशा क्वालिटेटिव डाटा के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट अगर सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, रैंक कोरिलेशन को लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम,
देन द मार्जिनल प्रोडक्शन विल बी, जब टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, क्वेश्चन में हमसे बोला है अगर आपका टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या करो, टोटल प्रोडक्शन का डायग्राम हमारा कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है। अब हम क्या करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन नीचे बनाते हैं। जब आप हमेशा याद रखना, जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो हमेशा क्या करेगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है, विच इज द रोंग स्टेटमेंट अबाउट रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। फर्स्ट बोला है दिस इज कॉल्ड द थर्ड रूट ऑफ लॉजिकल थ्योरी ऑफ डिमांड। यस, ये क्या है, एक लॉजिकल थ्योरी ऑफ डिमांड है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड है, इसको सैमुअल्सन ने दिया है और 1948 में दिया है, ये राइट, ये भी आंसर हमारा क्या है, राइट है। अगला ऑप्शन हमें बोला हुआ है इट इज़ वीक ऑर्डरिंग, और फोर्थ ऑप्शन बोला है इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। आपको पता है रिवील प्रेफरेंस थ्योरी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है, क्योंकि उसमें क्या है, कंज्यूमर उस पर स्टिक रहता है कि अगर उसे बी के कंपैरिजन में ए पसंद है तो वो हमेशा ए को ही क्या करता है, प्रेफरेंस देता है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो वीक ऑर्डरिंग ऑप्शन है, कि जो सैमुअल्सन की थ्योरी है वो वीक ऑर्डरिंग है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो रोंग है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो रोंग है। अब हमसे पूछा है व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर। अब हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। सिर्फ यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट होता है, उसके बाद जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम इस स्टेटमेंट का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 × 0 × 3 × 6, अगर हम इनको मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, एक टर्म जीरो है, और जीरो को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आएगा, जीरो। तो अगर आपकी जो नंबर्स हैं उसमें ज़ीरो है और आपको जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए बोला है, तो उस सिचुएशन में आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वरना आप क्या कर सकते हो, सिंपली फॉर्मूले को पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट में एक ज़ीरो है और इस वजह से हमारा जियोमेट्रिक मीन भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है विच इज़ द प्लानिंग कर्व, व्हाट इज़ द प्लानिंग कर्व ऑफ अ फॉर्म इज कॉल्ड। जो प्लानिंग कर्व होता है, आपको पता है प्लानिंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट है, जिसे हम लिफाफा कर्व बोलते हैं, ठीक है, इसको लिफाफा कर्व भी बोलते हैं, इसको प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें हम क्या देखते हैं कि हम क्या बोलते हैं, जो प्लानिंग कर्व होता है ना, हमारा जो प्लानिंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट है ये किससे रिलेटेड है। सबसे पहली बात, ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटेड है लॉन्ग रन से, ठीक है, फर्म का जो लॉन्ग रन कॉस्ट होती है ना उससे रिलेटेड है। अब हमसे ये पूछा हुआ है कि ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड है, नहीं, क्योंकि ये तो लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, नहीं। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। ये जो है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड भी नहीं है, ये होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर हमारा लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट होता है वो ऐसा होता है, उसके अंदर क्या होता है, सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो होते हैं वो उसको टच करते हुए कहीं ना कहीं से जाते हैं, और इसी को हम प्लानिंग कर्व बोलते हैं कि फर्म जो है लॉन्ग रन में क्या करती है, प्लानिंग कर लेती है। तो उस अकॉर्डिंग तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्लानिंग कर्व ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड। फर्म का जो प्लानिंग कर्व होता है उसको क्या बोला जाता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, हाँ उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का हरियाणा का क्वेश्चन पेपर 2021 का कंप्लीट हो गया है। हमने इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। आई होप सो आपको हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।